हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा समीभाजन का नियम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को जो ऊर्जा समीभाजन का नियम, ये बेसिकली हम लोग को ये बताता है कि किसी भी निकाय की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो है वो 1/2 kT के बराबर होती है। ठीक है, अब इसी नियम को जो है हम लोग सांख्यिकी का उपयोग करके जो है डिराइव करेंगे। ठीक है, ऊष्मा समीभाजन का नियम सांख्यिकी से निगमन। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे इसका सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। यदि अनेक कणों से मिलकर बना एक निकाय परम ताप T पर ऊष्मीय साम्य में है तो इसकी समस्त गतिज ऊर्जा इसके सभी स्वातंत्र की कोटि में समान रूप से वितरित होगी तथा प्रत्येक स्वातंत्र की कोटि के लिए माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 kT के बराबर होगी, जहां पे k बोल्ट्जमैन नियतांक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं हम लोग के पास एक निकाय है, हम लोग के पास एक जो है वो निकाय है। ठीक है, इसमें जो है वो बहुत सारे कण है। मान लेते हैं एक कण है और ये जो कण है इसी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, तो जो कण की गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जो कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है वो बराबर रूप से वितरित होगी। ठीक है, इस कण के सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में समान रूप से वितरित होगी और ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो जो समान रूप से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो वितरित होगा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो माध्य गतिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा का जो वैल्यू है वो कितना होगा 1/2 kT। अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो कुल जो गतिज ऊर्जा है वो कितना हो जाएगा, एक के लिए जो है 1/2 kT है, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा, f/2 kT हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो कण की जो गतिज ऊर्जा होगी ये किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो है वो kT होगी। ठीक है, अब इसका जो है वो डेरिवेशन करते हैं। इसकी जो है व्युत्पत्ति देखते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक निकाय है, ठीक है, और ये जो निकाय है परम ताप T पर जो है ऊष्मीय साम्यावस्था में है। अगर ये ऊष्मीय साम्यावस्था में है, यहाँ पे एक कण लेते हैं, ये एक कण है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक कण है। अब इस कण के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये जो f है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक कण है, ठीक है, और इस कण के लिए जो स्वातंत्र की कोटि है, स्वातंत्र की जो कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है हम लोग का f है। ठीक है, यानी कि अगर इसे हम लोग कला आकाश में लें, फेस स्पेस में लें, तो हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, 2f कोऑर्डिनेट की जो है वो जरूरत पड़ेगी। कला आकाश में जो है वो 2f कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, q1 होगा, q2 होगा और q1 q2 से लेके qf तक होगा। ठीक है, ये जो है हम लोग का स्थिति निर्देशांक है। ठीक है, और साथ ही साथ f क्या होंगे, मोमेंटम निर्देशांक होंगे, p1 p2 से लेके क्या होगा ये pf तक, और ये जो होंगे हम लोग के संवेग के निर्देशांक होंगे। ठीक है, ये स्थिति निर्देशांक है और ये जो है संवेग निर्देशांक, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट और ये जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब हम लोग को जो कुल ऊर्जा होगी, ठीक है, इसकी जो कुल ऊर्जा होगी ये पूरे डिग्री ऑफ फ्रीडम की ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे E को हम लोग किस का फंक्शन ले सकते हैं, E को जो है पूरे Q1 Q2 से लेके Qf तक और P1 P2 से लेके Pf तक, ये सभी का जो है वो फंक्शन होगा। ठीक है, ये कुल ऊर्जा को जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है पूरे कोऑर्डिनेट स्थिति निर्देशांक और संवेग निर्देशांक के सभी पे जो है वो डिपेंड करेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसका एक निर्देशांक लेते हैं
पी आई, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक निर्देशांक होगा, पी आई होगा। अब क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, औसत गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मोमेंटम पे डिपेंड करती है। तो मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग का पी आई मोमेंटम के लिए जो है वो गतिज ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई आई, ठीक है। ये क्या है, गतिज ऊर्जा है, किसके लिए, पी आई मोमेंटम के लिए। ये जो है गतिज ऊर्जा है किसके लिए, पी आई मोमेंटम के लिए। और इसके सिवा लिखते हैं ई डैश। बाकी ये जो फलन है ये सभी का फलन है, Q1 Q2 QF का, P1 P2 PF का। लेकिन इसमें जो EI के लिए, PI के लिए जो ऊर्जा है उसको हम लोग अलग कर देते हैं, EI PI, ठीक है। और यहाँ पे ये जो E डैश है वो PI, यहाँ पे ये जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उसमें से PI के सिवा बाकी सभी कोऑर्डिनेट का जो है वो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फिर से Q1 Q2 से लेके ये QF तक पूरा रहेगा, ठीक है। और ये जो है हम लोग का P1 P2 से लेके PF तक रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है PI बस नहीं रहेगा, ठीक है। I डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग जो है इसका गतिज ऊर्जा, क्योंकि यही वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। I मोमेंटम के लिए जो गतिज ऊर्जा है EI, इसका औसत वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए ये ऊर्जा को हम लोगों ने अलग कर दिया और इसके सिवा बाकी जो भी ऊर्जा है इसे हम लोगों ने अलग कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये जो ये है ये सिर्फ PI के लिए ऊर्जा है और ये PI के सिवा जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, टोटल यहाँ पे 2F कोऑर्डिनेट है, तो ये एक कोऑर्डिनेट के लिए ऊर्जा लिखे हैं और बाकी ये जो है 2F-1 कोऑर्डिनेट के लिए ऊर्जा है, ठीक है। तो इस ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे EI क्या है, PI का फंक्शन है। और PI का फंक्शन कैसे होगा, जो हम लोग का EI है वो PI का फंक्शन कैसे होगा, EI इक्वल टू क्या होता है, एक गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे VI का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और मोमेंटम के टर्म में जब इसको हम लोग लिखते हैं तब इसको हम लोग लिखते हैं PI का स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो यहाँ पे EI का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, PI स्क्वायर बाई 2m। और यहाँ पे 1/2m जो बुक है उसमें 1/2m को क्या लिया है, a लिया है, तो इसको हम लोग a के टर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a PI का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो EI है, IV जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, a, और ये जो मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है जिसका ये फलन है PI का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये I1 जो है वो गतिज ऊर्जा है, ये कोई इक्वेशन मान लेते हैं PI है, ठीक है। अब हम लोग अभी जो बोल्ट्जमैन का हम लोग का ऊर्जा वितरण का नियम है उसमें हम लोग पढ़े हैं कि किसी कोई जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, PI वो किसके बराबर होती है, a e⁻ -ei/kt के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो I ऊर्जा अवस्था के लिए जो प्रायिकता होती है PI, वो क्या किसके, इस गुणांक जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये देखे थे हम लोग, और ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का यूज करेंगे ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ei/kt, ये अभी पढ़े थे, ठीक है। ये किस केस में है, जब ऊर्जा को हम लोग क्या लिए हैं, EI लिए हैं। अगर इसी को हम लोग किसके लिए लिखना चाहें, पूरे ऊर्जा के लिए लिखना चाहें, तो जो P होगा वो क्या होगा, a e⁻ होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, पूरे ऊर्जा के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग कोई छोटा सा जो है वो ऊर्जा अंतराल अगर लेते हैं और वहां पे हम लोग को क्या निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालना है। अब मान लेते हैं कि उसका जो आयतन है वो क्या है, आयतन जो है वो d टाउ है। तब क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का P का जो वैल्यू है वो a e⁻ क्योंकि ये सभी पूरे ऊर्जा के लिए है, ठीक है, ये पूरे निकाय के लिए है, ऊर्जा E के लिए है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे जो है EI एक पार्टिकुलर ऊर्जा, ये EI के लिए लिखे हैं, ठीक है। और ये जो है हम लोग का ये कुल ऊर्जा E के लिए लिखे हैं। अभी जो है क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में है इसीलिए हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे कि ये कैसे आएगा, ठीक है। अभी देखेंगे कि आगे जो ये PI का वैल्यू है वो यही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी यहाँ पे बाकी जितने भी टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यही आएगा, ठीक है। आगे जब डेरिवेशन करते करते बीच में ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये a e⁻e/kt और यहाँ पे d टाउ। हम लोग जानते हैं कला आकाश में जो आयतन अवयव है, कला आकाश में अगर छोटा सा आयतन अवयव हम लोग लेते हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dq1 dq2 से लेके dqf, और साथ ही साथ dp1 dp2 से लेके dpf तक रहेगा,
ठीक है। ये जो है वो छोटा छोटा, जैसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 कोऑर्डिनेट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं x y z, तब हम लोग आयतन अवयव को कैसे लिखते थे, dx dy dz dpx dpy और dpz लिखते थे। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, इसलिए ये पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए और ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए जो है वो आयतन अवयव लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी p है इस छोटे से आयतन के लिए क्या हो जाएगा, dq1 dq2 से लेके ये हम लोग का dqf हो जाएगा और dp1 dp2 से लेके ये dpf हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे, जो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी होगा p, किसी ऊर्जा अवस्था मतलब ऊर्जा ई में कणों के मतलब ये जो निकाय है उसके पाई यानी कि जो प्रायिकता होगी p, वो किस पे डिपेंड करेगी, a e टू द पावर माइनस e बाई kt, ठीक है। वही क्या आ जाएगा हम लोग का dq1 dq2 से लेके dqf और फिर dp1 dp2 से लेके dpf, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो प्रायिकता है उसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो प्रायिकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताया था कि अगर हम लोग को किसी चर का जो है वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर e होता, ठीक है, ei होता, अगर ei का जो है हम लोग को एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना होता, तब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग का ei और ये pi, ठीक है, और यहाँ पे d टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे जो pi का जो हम लोग का वैल्यू था, pi का वैल्यू हम लोग का pi का जो वैल्यू है हम लोग क्या लिए थे, ये जो है पूरा e के टर्म में लिए थे, तब हम लोग को एक लंबा सा जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला था। अच्छा, यहाँ पे एक कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट a है अगर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो तो यहाँ पे जो कांस्टेंट a हम लोग लेते हैं, ये प्रायिकता के साथ कांस्टेंट a आता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ei और यहाँ पे e टू द पावर माइनस ei बाई kt और यहाँ पे जो भी है d टाउ बटे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो a आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, a भी आएगा। तो इस a को कैसे लिख सकते हैं, ये a कांस्टेंट है तो ये a जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो a का वैल्यू होता है हम लोग का, वो होता है ये फैक्टर का समेशन होता है, ठीक है। a क्या होता है, a का जो वैल्यू होता है वो a बटे समेशन ऑफ जो भी बोल्ट्जमैन का फैक्टर है e बाई kt होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के केस में इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा हम लोग का, इंटीग्रेशन जितने बार भी जितने भी वेरिएबल हैं, ठीक है, ये 1 से लेके f तक, ठीक है, और फिर ये 1 से लेके ये पोजीशन के लिए, ठीक है, और ये जो है हम लोग का 1 से लेके f तक, फिर से किसके लिए, ये जो है वो मोमेंटम के लिए, टोटल जो है वो 2f इंटीग्रेशन आ जाएंगे, ठीक है। ये समेशन की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर माइनस e बाई kt माइनस e बाई kt और यहाँ पे d टाउ, ठीक है, पूरा जो भी है हम लोग का कोऑर्डिनेट, ये सभी का जो है वो इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो a है, a की जगह हम लोग जो a का हम लोग का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, ये 1 बटे इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लिखने में बहुत लेंथी हो जाएगा इसलिए a का वैल्यू अलग से नहीं लिखा हूं, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा जो है मैं इंटीग्रेशन करके एवरेज वैल्यू ही लिख देता हूं। तो हम लोग का जो एवरेज वैल्यू ei होगा, जो एवरेज ei का जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 1 से लेके ये जो है f तक रहेगा पोजीशन के लिए, फिर 1 से लेके f तक जो है वो मोमेंटम के लिए, यानी कि टोटल 2f जो है वो इंटीग्रेशन होंगे। और उसके बाद क्या होगा, ei होगा, ठीक है, ये i का जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा, ei होगा, और उसके बाद क्या है हम लोग का जो बोल्ट्जमैन फैक्टर है e टू द पावर माइनस e बाई kt और उसके बाद जो है वो पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए जो वेरिएबल हम लोग यूज किए हैं dq1 dq2 से लेके
DQF, ठीक है। और उसके बाद DP1 DP2 से लेके DPF, और ये अपॉन बटे में जो हम लोग का यहाँ पे ये a, ठीक है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटे ये पूरा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2f तक इंटीग्रेशन, और e टू द पावर माइनस e बाई kt dq1 dq2 से लेके dqf dp1 dp2 से लेके dpf तक, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का e का जो वैल्यू है, e का जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग का, e का जो वैल्यू है हम लोग का e i प्लस e डैश है। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो हम लोग का e टू द पावर माइनस e बाई kt है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस e i बाई kt, e i प्लस e डैश बाई kt लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अगर अलग अलग कर दें तो ये e i बाई kt e टू द पावर e डैश बाई माइनस e डैश बाई kt आ जाएगा। ये दोनों टर्म जो है वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऊर्जा है वो किसके लिए है, सिर्फ pi के लिए है, ठीक है। pi यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है dpi होगा कहीं पे, तो ये जो है सिर्फ dpi के लिए है, और ये किसके लिए है, dpi के सिवाय जो भी है उसके लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है ei वाला टर्म आ जाएगा और e डैश वाला टर्म आ जाएगा, और ei वाला जो टर्म है यहाँ पे सिर्फ dpi पे डिपेंड करेगा, और ये जो टर्म है वो बाकी सभी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके ये ऐसे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे ei और यहाँ पे e डैश का जो है वो यूज करेंगे। और इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग फिर से रीराइट करें तो हम लोग क्या करेंगे, ei के लिए जो है वो बस अलग कर देंगे, ठीक है। एक इंटीग्रेशन अलग कर देंगे ei के लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, माइनस ei बाई kt, जो ऊर्जा है वो ei आ जाएगा kt, और उसके बाद इनटू ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ dpi के लिए होगा क्योंकि ei जो है सिर्फ dpi का फंक्शन है। और उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन 2f माइनस 1 इंटीग्रेशन रहेगा, और e टू द पावर ये ei चला आया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये pi का फंक्शन है तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, तो ये e बाई kt, और उसके बाद dq1 से लेके dqf तक, और यहाँ पे dqf तक, और उसके बाद dp1 से लेके ये क्या रहेगा, dpf तक रहेगा, और ये बटे क्या रहेगा हम लोग का इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पे भी इंटीग्रेशन को अलग कर देते हैं, ei के लिए e टू द पावर माइनस ei बाई kt dpi, और उसके बाद ये जो है इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस e बाई kt dq1 से लेके dqf तक, dp1 से लेके dpf तक, क्लियर है। उसके बाद देखो ये जो टर्म है ये अलग है, यहाँ पे ei है और यहाँ पे ei नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग ये टर्म देखें e टू द पावर माइनस e बाई kt, ये e टू द पावर माइनस e बाई kt dq1 से dqf dq1 से dqf dp1 से dpf dp1 से dpf, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का जो एवरेज है, ठीक है, ei है, इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ei e टू द पावर माइनस ei बाई kt, और ये क्या आ जाएगा dpi, और यहाँ पे ये पूरा बटे क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस ei बाई kt, और यहाँ पे dqi, ठीक है। हम लोग अगर चाहते तो बोल्ट्जमैन का जो कैनोनिकल वितरण नियम है उसके अकॉर्डिंग जो ei का जो एवरेज है वो सीधा सीधा pei पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो है यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ किया, सबसे पहले तो ये फॉर्मूले को जो है यहाँ पे प्रूफ किया है हम लोगों ने कि ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो डिपेंड करेगा सिर्फ ei वाले टर्म पे डिपेंड करेगा, और बाकी के लिए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ से जो है वो एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे जो है कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के लिए जो है हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू का जो है वो यूज करेंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का जो है
यूज करेंगे। ये सब इंटीग्रेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, गामा फंक्शन के टर्म में जो है इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे जो है ei का वैल्यू रखते हैं, ei का वैल्यू क्या है हम लोग का a इंटू पी आई का स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये a, ये जो इंटीग्रेशन है a पी आई का स्क्वायर e टू द पावर माइनस a पी आई का स्क्वायर, और यहाँ पे डी पी आई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस a पी आई का स्क्वायर। यहाँ पे e का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे जो है वो kt भी रहेगा, kt और dpi, ठीक है। ये a जो है हम लोग का बाहर चला आएगा और यहाँ ये जो है e टू द पावर बाकी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे pi का स्क्वायर, यहाँ पे जो है हम लोग दो फॉर्मूले का, दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का जो है वो यूज करेंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे जो सभी का लिमिट है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, ठीक है। सभी का जो लिमिट है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। लिमिट ली है सभी में जो है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x का स्क्वायर e टू द पावर माइनस a या फिर अल्फा x का स्क्वायर अगर है, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस a x स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है, इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिलता है, e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है वो 1/√2 अल्फा, या फिर इसको ऐसे लिखो आगे से यूज करेंगे 1/2 अल्फा होता है, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये x का स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2 अल्फा √1/2 अल्फा, ठीक है। ये जो है हम लोग का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे 2 अल्फा नहीं होता, ठीक है। ये जो है हम लोग का अल्फा होता है, ये बाहर में 2 अल्फा होता है। जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है वो 1/2 अल्फा और वो जो है अरे यार पाई बाई अल्फा होता है। ये जो है हम लोग का पाई बाई अल्फा होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो हम लोग का अल्फा है, अल्फा की जगह यहाँ पे क्या है a है, ठीक है। अल्फा की जगह a रख देंगे तो ये जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा, देखो ये क्या आएगा a इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ये जो है इस वैल्यू को इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा हम लोग का ये, ठीक है 1/2a, ठीक। अच्छा यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है वो है हम लोग का a/kt भी है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये a/kt भी है तो अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा a/kt आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2a/kt इनटू क्या आ जाएगा √π/a/kt आ जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा √π/अल्फा यानी कि a/kt। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a और ये a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्योंकि a/kt है तो kt जो है वो ऊपर चला जाएगा, अब हम लोग को क्या मिलेगा हाफ kt मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो औसत गतिज ऊर्जा है, ठीक है, औसत गतिज ऊर्जा EI 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, ठीक है। तो यहाँ पे f जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और f जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन ये EI जो है हम लोग को I कोऑर्डिनेट के लिए बता रहा है, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो औसत गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है 1/2 kT होता है, ठीक है। ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो कुल जो गतिज ऊर्जा E होगा वो क्या होगा f/2 kT होगा। ये सिर्फ गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और आप लोग याद रखेंगे कि जो ऊर्जा E होता है हम लोग का, ठीक है, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा का जो फलन होता है। और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा के लिए कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे इक्विपार्टीशन थ्योरम का यूज करके हम लोग कुल ऊर्जा जो है वो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को स्थितिज ऊर्जा भी कैलकुलेट करना पड़ता है। और इक्विपार्टीशन थ्योरम से जो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए है? गतिज ऊर्जा के लिए। गतिज ऊर्जा जो है वो 1/2 kT होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो है वो f/2 kT हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का इक्विपार्टीशन थ्योरम।